मेरा नाम आरोशक है। जब यह अनोखी कहानी शुरू हुई, मैं 26 साल का एक युवा था। मेरी होने वाली सास, जिनका नाम काव्या देवी है, उस समय 45 से 46 साल के बीच थीं। हमारी शादी तय होने से बहुत पहले ही काव्या देवी जी से मेरी खूब बातचीत हुआ करती थी। ये केवल औपचारिक बातचीत नहीं होती थी, बल्कि हम दोनों के बीच एक विशेष लगाव पैदा हो गया था। हर रोज 2 से 3 घंटे फोन पर गपशप होती और हफ्ते में 1 या 2 बार तो हमारी बातचीत सारी रात तक चलती रहती थी। हम एक दूसरे के सपने, इच्छाएं और रोजमर्रा के छोटे बड़े घटनाएं साझा करते थे। यह सिलसिला लगभग 6 महीने तक बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इस दौरान मैं उन्हें एक माँ की तरह समझने लगा था और वह मुझे अपने बेटे जैसा प्यार देती थीं। नए शहर का सफर। फिर अचानक शादी की रस्मों से ठीक पहले मुझे अपने काम के सिलसिले में पुणे, महाराष्ट्र जाना पड़ा। मैं आपको अपने काम के बारे में बताना ही भूल गया। मैं एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी वरुण टेक्नोलॉजीज में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत था। हमारी कंपनी के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण ऑर्डर्स पुणे की एक प्रसिद्ध मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज में तैयार हो रहे थे। मेरा वहां जाने का उद्देश्य उन ऑर्डर्स का पूरा जायजा लेना था, क्योंकि इसके बाद मुझे एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका भेजा जाना था। वरुण टेक्नोलॉजीज ने मेरे लिए पुणे के सबसे बेहतरीन 5 स्टार होटल ताज दक्कन में रहने का इंतजाम किया था और सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज भी हमारे आगमन पर असाधारण प्रोटोकॉल दे रही थी। मैं अपने पैतृक शहर अहमदाबाद, गुजरात से पुणे के लिए रवाना हुआ। कंपनी ने मुझे यात्रा और अन्य खर्चों के लिए एक अच्छी खासी रकम नकद दी और बाकी मेरे बैंक खाते में जमा करवा दी। यह रविवार का दिन था और मुझे सोमवार की सुबह 10 बजे सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज के कार्यालय पहुंचने का निर्देश दिया गया था। शाम लगभग 6 बजे मैं अपनी कंपनी के सीईओ श्री वरुण मेहता जी से आखिरी मुलाकात के बाद अपने घर की तरफ रवाना हुआ। घर पहुंचते ही मैंने ताजादम होने के लिए लंबा स्नान किया, साफ कपड़े पहने और अपनी प्यारी माँ सारिका देवी के पास आ गया। हम सब ने साथ बैठकर शाम का भोजन किया। भोजन के दौरान ही मैंने माँ को पुणे जाने के बारे में बताया। हमारी बातों का सिलसिला लंबा होता चला गया। माँ ने मुझे प्यार से अपने पास बिठाया और मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बेटे आरोशक, पुणे जा रहे हो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। अपने ससुराल वालों के घर मत जाना, भले ही वे तुम्हारे अपने ही क्यों ना हो, क्योंकि शादी से पहले यह ठीक नहीं लगता बेटा। मैंने तुरंत माँ के आदेश का पालन किया। हमारे घर में मेरा छोटा भाई रोहन और उसकी प्यारी पत्नी मेरी भाभी आरती हमारे साथ रहते थे। मेरा एक और भाई विनीत विदेश में रहता था। मेरे पिता प्रोफेसर राजेश शर्मा एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी और एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में विजिटिंग फैकल्टी थे। वे अपनी शोध में व्यस्त रहते थे। मेरी एक बड़ी बहन पूजा शादीशुदा थी और अपने ससुराल में खुशहाल जीवन बिता रही थी। अब कहानी के केंद्रीय भाग की तरफ आते हैं। मैंने सारिका माँ से अनुमति ली और अपने कमरे में आ गया। मैंने अपना सामान एक बड़े सूटकेस में सावधानी से रखा और सोने चला गया। सुबह लगभग 9 बजे मेरी आंख खुली। मैंने जल्दी से स्नान किया, साफ कपड़े पहने। चूंकि रविवार की छुट्टी थी, रोहन और आरती अपने कमरे में ही थे। लगभग 10 बजे के करीब मैं सारिका माँ के कमरे में गया और उनके पास बैठकर उनसे भरपूर प्यार लिया। मैं हमेशा से ही अपनी माँ का सबसे लाडला बेटा रहा हूँ। प्रियजनों की बेचैनी। लगभग आधे घंटे बाद रोहन भी आ गया। सारिका माँ ने रोहन को बताया था कि मैं पुणे जा रहा हूँ। रोहन तुरंत मुझे छेड़ने लगा, अरे वाह भैया, अपना हीरो तो ससुराल जा रहा है, लगता है भाभी से मिलने की जल्दी है। उसकी शरारत भरी बातों पर सब हंसने लगे। दूसरी ओर मेरी होने वाली सास काव्या देवी भी बहुत बेचैन थीं। मेरे फोन पर उनकी कॉल्स और मैसेज का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। वह हर 10 मिनट बाद पूछती कि मैं कब निकलूंगा और कब पहुंचूंगा। कुछ देर बाद आरती भाभी आईं और सबको नाश्ते के लिए बुलाया। हम सब दस्तरख्वान पर जा बैठे। नाश्ते के दौरान भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया जी, अपनी दिया यानी महकी को बताया कि आप पुणे आ रहे हैं। महकी मेरी मंगेतर और होने वाली पत्नी का नाम है। मैंने जवाब दिया, जी भाभी, जरूर बताऊंगा अगर वक़्त मिला तो। भाभी ने तुरंत कहा, नहीं भैया मेरी जान, वक़्त निकालकर महकी से जरूर मिलकर आना, वह कब से आपका इंतजार कर रही है। मैंने कहा, अच्छा भाभी, देखूंगा। नाश्ते से फौरिग होकर मैंने अपने कमरे का सामान दोबारा जांच लिया ताकि कोई चीज रह न जाए, और फिर काव्या देवी जी से फोन पर बात करने लगा। मैंने उनसे पूछा, काव्या देवी जी, क्या मैं आज रात 8 बजे पुणे आ जाऊं? वह यह सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुई और बोली, आरोशक बेटा, तुम हमारे घर ही रहना। मैं महकी के पापा से बात करती हूँ, वे वैसे भी हफ्ते में एक ही दिन घर आते हैं।
मैंने ठीक है कहकर कॉल काट दी। फोन बंद करते ही मुझे सारिका माँ की आवाजें सुनाई दी। मैं बाहर निकलकर देखा तो कंपनी का ड्राइवर, जो एक पुरानी फोर्ड एंडेवर चला रहा था, कार में मेरा इंतजार कर रहा था। उसे मुझे अहमदाबाद के केंद्रीय बस स्टैंड छोड़ना था, जहां से मुझे बस लेनी थी। बस का वक्त 12 बजे का था। मैंने घर के सभी सदस्यों को, जिसमें सारिका माँ, रोहन और आरती भाभी शामिल थे, विदा कहा और अपने सामान के साथ घर से बाहर आकर कार में बैठ गया। ड्राइवर ने मुझे कहा, सर, बस 15 मिनट में हम आपको बस सर्विस तक पहुंचा देंगे। ड्राइवर ने मुझे मेरी ई टिकट दी, जिस पर मेरी सीट नंबर 4 दर्ज था। लगभग 11:55 पर मैं बस में सवार हुआ और अपनी सीट पर जा बैठा। बस ने लगभग रात 8 बजे मुझे पुणे पहुंचाना था। बस अहमदाबाद से चल पड़ी, शहर की गलियों से निकलकर हाईवे पर आ गई। रास्ते में मेरी सास काव्या देवी जी ने मुझे 3 से 4 बार फोन किया। हर बार मेरी खैरियत पूछी और जल्द पहुंचने की ताकीद की। फिर लगभग शाम 5:30 पर बस नासिक, शहर महाराष्ट्र में रुकी और यात्रियों से कहा कि अगर किसी को वॉशरूम या कुछ खाना पीना है तो जा सकते हैं। हम लगभग 15 से 20 मिनट तक वहां रुके। 5:50 पर बस दोबारा चल पड़ी और देखते ही देखते चमकती सड़कों पर यात्रा करते हुए हम पुणे शहर में दाखिल हो गए। बस से उतरते ही एक भारी भरकम आदमी मेरे पास आया और सम्मान से पूछा, जनाब आरोशक साहब? मैंने कहा, जी। वह बोला, आइए सर, मैं आप ही के स्वागत के लिए आया हूँ। फिर उसने मेरा सारा सामान तुरंत एक चमकती टोयोटा फॉर्च्यूनर में रखा और मुझे होटल ताज दक्कन ले आया। आगे से 2 व्यक्ति पहले से ही मेरे स्वागत के लिए कंपनी ने भेजे हुए थे। उन्होंने गर्मजोशी से कहा, वेलकम जनाब आरोशक साहब। एक आदमी जिसका नाम राजेश्वर माथुर था और वह सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज का जीएम था, साथ में कंपनी का एडमिन ऑफिसर प्रेम शर्मा नामी व्यक्ति। वे मुझे होटल के मेरे खूबसूरत स्वीट तक लेकर आए। राजेश्वर बोला, जनाब आरोशक साहब, कैसा रहा सफर? उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मैंने कहा, ठीक रहा, बस थोड़ा लंबा था। वह बोला, जनाब कोई भी हुक्म हो, खादिम हाजिर है, बस एक आवाज दीजिए। मैंने कहा, क्यों नहीं जीएम साहब, आपकी मेहरबानी। राजेश्वर बोला, सर आप आराम से फ्रेश हो जाइए, हम आपका वेटिंग लाउंज में इंतजार कर रहे हैं। मैंने अपना सामान सूटकेस से निकालकर अलमारी में रखना शुरू कर दिया। फिर मैंने एक लंबा और सुकून भरा स्नान किया, साफ सूट और टाई पहनी और अच्छे से फ्रेश होकर वेटिंग लाउंज में फोन किया। एक होश मिजाज लड़की की आवाज आई, जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने कहा, आपके पास राजेश्वर माथुर साहब होंगे, उन्हें मेरे रूम में भेज दें। कुछ देर बाद राजेश्वर, अहमद और प्रेम शर्मा मेरे पास आ गए। राजेश्वर बोला, चलिए सर, डिनर का वक्त हो गया है। मैंने कहा, जी जरूर, क्यों नहीं। मैंने अपने कमरे को अच्छे से ताला लगाया और उनके साथ चल पड़ा। नए चेहरे और पहला परिचय। होटल की विशाल पार्किंग में एक युवा व्यक्ति और एक अत्यंत खूबसूरत लड़की ने मुझे आदर से प्रणाम किया और अपनी वीआईपी गाड़ी में बैठने को कहा। मैं बैठ गया और वे मुझे लेकर एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़े। वह युवा मेरी ही उम्र का लग रहा था और सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज का मालिक मालूम होता था। उसने अपना नाम मुझे दीपक चौहान बताया और वह खूबसूरत लड़की उसकी निजी सेक्रेटरी थी। उसका नाम सरिता था। फिर मैंने कहा, मेरा नाम तो आपको मालूम ही होगा, और अपना परिचय करवाया। मेरा नाम आरोशक है, आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, दीपक साहब और मिस सरिता। दीपक तुरंत बोला, जनाब आरोशक साहब, आप मुझे साहब न बोले, साहब तो आप हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, दीपक ऐसा ही है क्या? बातें करते करते हम एक आलीशान होटल के रेस्टोरेंट में पहुंच गए। मैंने देखा कि सरिता जल्दी से गाड़ी से बाहर निकली और मेरा दरवाजा खोल दिया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ये सब बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल लग रहा था। मैंने बाहर निकलते ही सरिता से कहा, मेहरबानी फरमाकर आइंदा ऐसा न करें, मैं खुद दरवाजा खोल सकता हूँ। फिर हम होटल के अंदर चले गए। मेरे साथ दीपक, जो मालिक का बेटा था, और सरिता, राजेश्वर और प्रेम ने भोजन किया। भोजन के दौरान काम के बजाय अनौपचारिक बातचीत ज्यादा होती रही, जिससे माहौल खुशगवार रहा। खाना खाने के बाद दीपक मुझे होटल के रूम में वापस ले आया। दीपक बोला, आरोशक साहब, आज्ञा दें, कल मुलाकात होती है। और आरोशक साहब, कोई भी हुक्म हो तो सरिता को कॉल कर देना, वह हर वक्त आपके लिए मौजूद रहेगी। और सरिता से बोला, सरिता, आरोशक साहब को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनका खास ख्याल रखना। वह बोली, जी सर, बिल्कुल। दीपक ने मुझे प्रणाम किया और अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। सरिता ने मेरे नंबर पर कॉल की, जो पहले ही मेरी कंपनी वालों ने उन्हें दिया था। सरिता बोली,
आरोशक साहब, ये मेरा निजी नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। शुभ रात्रि, कहकर वह चली गई। राजेश्वर और प्रेम ने भी मुझसे अनुमति ली और चले गए। दोस्तों, मैं हैरान था। उनका प्रोटोकॉल कुछ जरूरत से ज्यादा ही लग रहा था। रात के 11 बज गए थे और मेरी सास काव्या देवी जी की बहुत सारी कॉल्स आई हुई थीं। मैंने फोन हाथ में लिया तो देखा कि महकी ने भी बहुत सी मिस्ड कॉल्स की थीं। फोन हाथ में लेते ही मैंने अपनी सास को कॉल की, जो मेरी मंगेतर महकी ने उठाई। उसने मुझे तुरंत प्रणाम बोला और कहा, वेलकम मेरे पतिदेव, पुणे में। और माँ आपको कब से कॉल कर रही थी, आपने फोन उठाया ही नहीं। मैं बोला, पत्नी जी, मैं कंपनी वालों के साथ बाहर डिनर पर गया था, इसलिए व्यस्त था। वह बोली, कोई बात नहीं, अब आप आराम करें, हम कल बात करेंगे, अपना ख्याल रखना। मैंने कहा, जी ठीक है, और कॉल बंद कर दी और गहरी नींद सो गया। सुबह को लगभग 8 बजे मेरी आंख खुली और मैंने तुरंत अपनी सास काव्या देवी जी को कॉल की। वह कॉल उठाते ही नाराज होने लगीं कि मैंने आपको इतनी सारी कॉल्स की थीं और नवाब साहब ने जवाब ही नहीं दिए। मैंने कहा, काव्या देवी जी, मैं रात को बहुत व्यस्त था, अभी देखें आपने कॉल की और मैं फौरन उठा। मेरी सास नाराज हो रही थी। मैंने अपनी सास को प्यार से कहा, माँ जी, मैं बहुत जल्द आपके पास आ जाऊंगा, वादा करता हूं कल शाम का भोजन हम सब साथ करेंगे। मेरी सास यह सुनकर बहुत खुश हो गईं और कहा, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद मैंने अपनी सास से अनुमति ली और कॉल बंद कर दी। फिर मैं सोने के लिए लेटा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में कंपनी वालों का असाधारण व्यवहार और सरिता का खूबसूरत चेहरा बार बार घूम रहा था। खैर, सोचते सोचते मुझे पता नहीं कब आंख लग गई और मैं सो गया। अगली सुबह लगभग 8 बजे मेरी नींद से मैं जागा। मैं फौरन नहाने चला गया और कपड़े बदले। आज मुझे कंपनी के दफ्तर में जाना था। कपड़े बदलने के बाद मैंने अपना मोबाइल देखा तो मुझे मेरी सास काव्या देवी और सरिता दोनों के शुभ प्रभात के मैसेज आए हुए थे। मैंने दोनों को मुस्कुराते हुए जवाबी मैसेज कर दिए। देखते ही देखते सरिता की मुझे कॉल आ गई। सरिता बोली, नमस्ते आरोशक साहब। मैं बोला, नमस्ते मिस सरिता। सरिता बोली, आरोशक साहब आप तैयार हैं? मैं बोला, जी मैं तैयार हूँ। सरिता बोली, आरोशक साहब, मैं आपके पास 15 मिनट में पहुंचती हूँ, फिर हम एक साथ नाश्ता करते हैं। मैं बोला, जी ठीक हो गया। मिस सरिता बोली, आरोशक साहब, मेरा नाम सरिता है, कृपया आप मुझे केवल सरिता बोलें। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा आ जाओ सरिता, और फिर कॉल बंद कर दी। मैं तैयार होकर सरिता का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद मुझे सरिता की कॉल आई। मैं बोला, जी सरिता। सरिता बोली, आ जाइए सर, मैं पार्किंग में आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं बोला, हाँ आ रहा हूँ। फिर मैंने होटल का कमरा ताला लगाया और पार्किंग की तरफ चल पड़ा। आगे सरिता मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही सरिता बोली, हाँ जाइए आरोशक साहब। मैं सरिता के साथ कार में बैठ गया। वह खुद कार चला रही थी। फिर सरिता बोली, आरोशक साहब कैसी गुजरी रात पुणे में, कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैं बोला, नहीं सब ठीक ही था, बस रात को नींद नहीं आ रही थी। खैर फिर पता नहीं चला कब सो गया। सरिता मुस्कुराते हुए बोली, नई जगह थी शायद इसलिए आरोशक साहब। मैं बोला, जी हो सकता है सरिता। सरिता बोली, नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगे? मैं बोला, जो आपको पसंद हो वही कर लें। सरिता बोली, फिर भी आरोशक साहब कुछ तो बताएं। मैं बोला, सरिता जो आपका पसंदीदा हो, क्योंकि आपका स्वाद बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर जांच। बातें करते करते हम एक खूबसूरत कैफे में पहुंच गए। फिर हमने साथ नाश्ता किया। मैं और सरिता ही थे और हमने कई दिलचस्प विषयों पर बात की। फिर हम कंपनी के दफ्तर के लिए निकल पड़े। दोस्तों, सरिता मुझे अपने निजी दफ्तर में ले आई। सरिता बोली, आरोशक साहब, इस दफ्तर को अपना ही दफ्तर समझिए। आप यहाँ पूरी आजादी से काम कर सकते हैं। कुछ देर में जीएम राजेश्वर माथुर और प्रेम शर्मा, एडमिन ऑफिसर, आ गए। फिर हमने ऑर्डर के संबंध में एक संक्षिप्त मीटिंग की और काम को जांचने फैक्ट्री फ्लोर पर चले गए। सिद्धार्थ इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री भी काफी बड़ी और आधुनिक लग रही थी। मैं उनके असाधारण प्रोटोकॉल की वजह से काफी हैरान था। सरिता भी हर वक्त मेरे साथ ही थी। दोस्तों, भगवान का शुक्र है कि मुझे काम के संबंध में कोई अस्पष्टता या कठिनाई पेश नहीं आती थी, और मेरे दिवंगत गुरु पंडित हरिदास जी को मैं दिल की गहराई से बहुत दुआएं देता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काम में छोटी सी उम्र में ही पारंगत बना दिया था। उनकी शिक्षाएं मेरे लिए प्रकाश स्तंभ थीं। मैंने कंपनी के जीएम राजेश्वर से कहा, जी जनाब, जो तैयार माल है वह लाए, मुझे उसकी समीक्षा करनी है। राजेश्वर तुरंत बोला, आइए जनाब,
मैं अभी आपको तैयार माल की जांच करवाता हूँ। मैंने काम की जांच शुरू कर दी। मेरे काम करने का तरीका ऐसा था कि लोग परेशान हो रहे थे। मैं लगातार 6 घंटे तक उत्पाद के हर एक टुकड़े को अत्यंत सूक्ष्मता से जांच रहा था। मैंने लगभग 1000 टुकड़ों की जांच की, जिनमें से 150 टुकड़े अस्वीकृत रिजेक्ट थे। मैंने उनका पहले दिन का एक बड़ा ऑर्डर अस्वीकृत कर दिया। फैक्ट्री के सभी कर्मचारी और कंपनी के मालिक भी बहुत परेशान दिख रहे थे। तनाव और समाधान। सरिता मुझे कहने लगी, आरोशक साहब, भोजन का समय हो गया है, भोजन आपका इंतजार कर रहा है। और दूसरी तरफ जीएम राजेश्वर माथुर अपने प्रोडक्शन मैनेजर जमाल दास पर नाराज हो रहे थे। मैं सरिता के साथ ऑफिस में वापस आ गया। फिर मैं वॉशरूम की तरफ चला गया। फ्रेश होकर मैं सरिता के पास आकर बैठ गया। सरिता काफी परेशान और गंभीर दिख रही थी। मुझे मेरी कंपनी के सीईओ श्री वरुण मेहता जी की कॉल आई। मैंने कॉल उठाई और स्पीकर पर बात सुनने लगा। वरुण मेहता जी बोले, आरोशक, कैसे हो यार? मैं बोला, जी सर, बिल्कुल ठीक हूँ। वरुण मेहता जी बोले, अच्छा है, काम कैसा चल रहा है? कोई मुश्किल तो नहीं? मैं बोला, सर जी, मैं ऑर्डर जांच रहा हूँ। एक बड़ा ऑर्डर अस्वीकृत किया है। उनके जीएम साहब ने उसे ठीक करने के लिए 3 दिन का समय मांगा है। वरुण मेहता जी बोले, आरोशक यार, अच्छे से करना। ये $2 अरब का ऑर्डर है और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जो माल तुम विदेश भेजोगे उसकी कोई शिकायत नहीं आएगी। तुम्हारी काबिलियत पर मुझे जरा भी संदेह नहीं। मैं बोला, जी सर, ऐसा ही होगा। इंशाअल्लाह मैं पूरी तसल्ली करके ही उसे पास करूंगा। वरुण मेहता जी बोले, अपना ख्याल रखना आरोशक। मैं बोला, जी सर। और फिर कॉल बंद हो गई। मैंने फिर सरिता से कहा, क्यों परेशान दिख रही हो? सरिता बोली, आरोशक साहब, आपने हमारा एक बड़ा ऑर्डर अस्वीकृत कर दिया है और इसीलिए मैं परेशान थी। मैं बोला, इसमें ज्यादा परेशान होने वाली कौन सी बात है? गलतियां ठीक हो सकती हैं। और हम बातें करते रहे। मैंने सरिता को बोला, मैं अब होटल रूम में जाना चाहता हूँ और जीएम को बोले मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। जीएम राजेश्वर अहमद तुरंत आ गए और बोले, जी सर, हुक्म करें। मैंने बोला, जीएम साहब, आपके पास केवल 2 दिन का समय है। आप फिर से टुकड़ों को अच्छे से तैयार करवाएं। अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो मैं आपका ऑर्डर पूरी तरह से अस्वीकृत कर दूंगा। अब गुरुवार को मैं दोबारा आपका ऑर्डर जांचूंगा। जीएम राजेश्वर अहमद, जी जनाब, कहते हुए सर झुकाकर ऑफिस चला गया। मैं बोला, सरिता? सरिता बोली, जी आरोशक साहब। मैं बोला, चलिए होटल रूम। सरिता बोली, जी आरोशक साहब, जरूर। रास्ते में भोजन भी करते हैं। मैं ऑफिस से बाहर निकला और सरिता ने भी जल्दी से मेरे साथ चलना शुरू कर दिया। रास्ते में हमने एक छोटे से रेस्टोरेंट में हल्का सा भोजन किया और मैंने सरिता से कहा, सरिता, मैं शालीमार नगर, पुणे का एक क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। मेरे प्रियजन रहते हैं। एकदम वह मुस्कुराते हुए बोली, आरोशक साहब, मेरा घर शालीमार नगर में ही है। मैं बोला, फिर तो बहुत अच्छा हो गया। फिर हम जल्दी जल्दी होटल रूम आ गए। मैंने सरिता को बोला, सरिता, अब तुम टीवी देखो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मैं जल्दी से नहाने चला गया, कपड़े बदले और वॉशरूम से बाहर आ गया। मुझे देखकर सरिता बोली, आरोशक साहब, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी करो सरिता, देर हो रही है। सरिता बोली, आरोशक साहब, कहाँ जाना है अब? आज आप बहुत बेचैन लग रहे हैं। मैं बोला, सरिता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने रिश्तेदारों को 6 बजे का बोला था, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। फिर मैंने रूम ताला लगाया और शालीमार नगर की तरफ निकल पड़े। परिवार से मुलाकात। 20 मिनट में हम शालीमार नगर पहुंच गए। पहले सरिता ने मुझे अपना घर दिखाया और मैंने उसको अपनी मंजिल पर रुकने को कहा। मेरा साला नकुल, जो महकी का भाई है, पहले ही मेरा इंतजार कर रहा था। सरिता नकुल को जानती थी। खैर, मैंने सरिता को बोला, कॉल पर बात करूंगा, अलविदा। फिर सरिता चली गई। मैं और मेरा साला नकुल घर आ गए। मेरी सास काव्या देवी जी और मेरी मंगेतर महकी बहुत खुश थीं। हम सब ने मिलकर भोजन किया और देर तक बातें करते रहे। रात के 10 बजे मैं महकी और काव्या देवी जी के साथ उनके अतिथि कक्ष रूम में चला गया। खैर, मेरी सास ने मुझे बोला, बेटा आरोशक, महकी तुम्हारी होने वाली पत्नी है। तुम मुझसे वादा करो इसका हरदम ख्याल रखोगे, उसे कभी कोई दुख नहीं दोगे। मैंने कहा, वादा करता हूँ माँ जी, मैं महकी को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, बल्कि उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैं रूम में चला गया और महकी मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई। मैंने दूध पिया और महकी और मैं एक दूसरे से बातें करते रहे। वक़्त का पता ही नहीं चला। रात के 2 बज गए। दोस्तों, फिर मैं सो गया।
मुझे पता भी नहीं चला कि कब नींद आ गई। खैर, फोन पर काफी सरिता की कॉल्स आ रही थीं। मेरी सास ने फोन की आवाज कम कर दी थी ताकि मैं नींद में न उठूं और मुझे सोने दिया। मैं लगभग 11 बजे जब मेरी आंख खुली तो मैंने समय देखने के लिए मोबाइल उठाया। देखा कि सरिता की करीब 30 मिस्ड कॉल्स थीं। मैं जल्दी जल्दी बिस्तर से निकला और वॉशरूम में नहाने चला गया। नहा धोकर मैंने नाश्ता किया और फिर महकी मेरे लिए चाय बनाने चली गई। मैंने अपना मोबाइल उठाया और सरिता का नंबर मिलाया। मैं बोला, हेलो सरिता, कैसी हो अब? सरिता बोली, मैं ठीक हूँ आरोशक साहब, खैर तो है? आप मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं बहुत परेशान थी। मैं बोला, सरिता माफ करना, वह रात को बातें करते करते सुबह होने का पता ही नहीं चला। सुबह 6 बजे के करीब सोया था, सबकी कॉल नहीं उठा सका। सरिता बोली, मैं तो बहुत परेशान हो रही थी। मुझे मेरे बॉस की भी कॉल आई थी कि आप अभी तक फैक्ट्री नहीं पहुंचे। मैंने कहा, वह तो मैंने बता दिया कि आरोशक साहब मेरे मोहल्ले में अपने प्रियजनों के घर में हैं। मैं उनको साथ लेकर आऊंगी। वैसे भी मैं आपका ही इंतजार कर रही हूं। मैं बोला, सरिता यार, बस अभी 15 मिनट में निकलते हैं। सरिता बोली, ओके आरोशक साहब, और कॉल बंद कर दी। कार्य की नई शुरुआत। फिर मेरी होने वाली पत्नी महकी मेरे लिए गर्म चाय लेकर आई और मैं चाय पीने लगा और मेरी सास काव्या देवी जी भी साथ बैठ गईं। हम सबके बीच खुशगवार बातें होती रहीं। चाय पीने के बाद मैंने अपनी सास को बोला, माँ जी, अब मुझे निकलना होगा, रात को मिलते हैं। मैंने सरिता को मैसेज किया, मैं घर से निकल रहा हूं, गली के बाहर वाली सड़क पर आ जाओ। मेरे पहुंचने से पहले ही सरिता मेरा इंतजार कर रही थी। मैं भी जाकर उसके साथ कार में बैठ गया और हम कंपनी के लिए निकल पड़े। इस समय 12 बज गए थे। लगभग 12:30 तक हम कंपनी में पहुंच गए और फिर सरिता के ऑफिस में दाखिल हुए। मैं कुर्सी पर बैठ गया और सरिता ने ऑफिस बॉय को 2 चाय का कहा और मुझसे ऑर्डर अस्वीकृत करने के संबंध में बातचीत शुरू कर दी। मैंने उससे कहा, हमने जीएम साहब को 2 दिन का समय दिया है। अब अगर वे अच्छे से काम करेंगे तो मैं भी उसे पास कर दूंगा। आपने मेरे बॉस वरुण मेहता जी की बात सुनी थी, वह मेरे काम को अच्छे से जानते हैं। मेरे काम की वजह से वह बहुत प्रभावित हैं। सरिता बोली, आरोशक साहब, आपने तो अपने बॉस को ऑर्डर अस्वीकृत करने का नहीं बताया था। मैंने उससे कहा, सरिता, यह मेरी आदत है कि अगर मैं कोई भी ऑर्डर अस्वीकृत करूं तो कंपनी वालों को एक मौका देता हूं ताकि वे अपने काम को ठीक कर सकें, क्योंकि कोई भी मालिक यह नहीं चाहता कि उसका काम अच्छे से न हो। सरिता मेरी बातों को सुनकर हैरान रह गई और बोली, आरोशक साहब, आप सच में बड़े कमाल के इंसान हैं। कोई भी ऐसा नहीं सोचता। आप तो कंपनी वालों को भी मौका देते हैं। हम बातें कर रहे थे और ऑफिस बॉय चाय लेकर आ गया। हमने चाय पी और मैं देख रहा था सरिता बहुत प्यार भरी नजरों से मुझे देख रही थी। कुछ देर बाद सरिता के बॉस दीपक चौहान की कॉल आई। वह परेशान और गुस्से में था और बोला, हाँ, मैं 10 मिनट में फैक्ट्री आ रहा हूँ। सब ऑफिसर्स को मीटिंग रूम में मेरा इंतजार करने को बोलो। फिर सरिता ने जीएम राजेश्वर माथुर को मीटिंग का बोला और मुझे कहा, आरोशक साहब, मैं मीटिंग रूम जा रही हूँ। मीटिंग से फौरिग होकर आपके पास आऊंगी। फिर सरिता मीटिंग से फौरिग होकर मेरे पास आई। मुझे अपने साथ लेकर दीपक साहब, फैक्ट्री मालिक, के पास ले आई। दीपक का व्यवहार बहुत खूबसूरत और सभ्य था। मुझसे पहले दीपक साहब के पास जीएम राजेश्वर माथुर मौजूद था। दीपक साहब ने मेरी खैरियत पूछी और कुर्सी पर बैठने को बोला। काम के संबंध में मीटिंग करना शुरू कर दी। मैंने उनकी सभी गलतियां और कमियां नोट करवाईं और कहा, अभी तक तो मेरी तरफ से आपका ऑर्डर अस्वीकृत है, लेकिन मैंने आपके जीएम साहब को 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। अगर फिर भी उन्होंने अपना काम ठीक न किया तो फिर इसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर पूरी तरह से ऑर्डर अस्वीकृत कर दूंगा। मेरी बात सुनकर दीपक साहब मुझसे अपील करने लगे, आरोशक साहब, ऐसा मत करना। हम काम को ठीक करने की हर संभव कोशिश करेंगे। हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा, ओके दीपक साहब, और मैं भी यही चाहता हूँ कि काम ठीक हो और किसी भी सूरत में आपका नुकसान न हो। दीपक ने धन्यवाद अदा करते हुए अपने जीएम को सख्ती से काम को ठीक करने का आदेश दिया। फिर दीपक साहब और सरिता मुझे फैक्ट्री से बाहर ले आए। पुणे के खूबसूरत शहर में घूमते हुए हम एक अच्छे से होटल में भोजन करने गए। हम काफी देर बातें करते रहे। फिर दीपक साहब ने हमें वापस फैक्ट्री छोड़ा और सरिता को बोला, सरिता, आरोशक साहब का खास ख्याल रखना। सरिता बोली, जरूर दीपक साहब, आप संतुष्ट रहें। फिर वह अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। सरिता मुझे बोली, आरोशक साहब, एक बात बोलूं, नाराज तो नहीं होंगे? मैं बोला, नहीं नहीं सरिता, आप बोलो, क्या बात है? सरिता बोली, क्या आप हमारे सारे ऑर्डर्स को अस्वीकृत कर देंगे? और यह जो माल हमारी कंपनी ने इतनी मेहनत से तैयार करवाया है, इसका क्या बनेगा? इस पर मेरे बॉस ने अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगा दी है।
मैंने सरिता को बोला। सरिता, परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि किसी का भी नुकसान हो। मुझे पता है कि आपकी कंपनी की बहुत ज्यादा लागत आई है। मैंने इसीलिए उन्हें मौका दिया है ताकि आपकी कंपनी अपना काम अच्छे से कर सके। अगर फिर भी उन्होंने अपनी गलतियां ठीक नहीं की तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। बात करते करते हम होटल पहुंचकर रूम में चले गए। मैंने रूम से कुछ कपड़े लिए और हम रूम से शालीमार नगर की तरफ चल पड़े। सरिता अपने घर चली गई और मैं अपनी सास काव्या देवी जी के घर आ गया। मुझे देखकर मेरी सास बहुत खुश हुई। उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई। महकी मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आई और मैंने पानी पीना शुरू कर दिया। मेरी सास मेरे पास बैठ गईं और हम बातें करने लगे। फिर मेरा साला नकुल भी हमारे पास आकर बैठ गया। हमारी बातों का सिलसिला जारी रहा। महकी ने भोजन परोसा और सब मिलकर हंसी खुशी भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद महकी ने चाय पेश की और हमारी बातें दोबारा शुरू हो गईं। लगभग 4 घंटे से हम एक ही जगह पर बैठे बातों में मग्न थे। रात के लगभग 10:30 हो रहे थे। मैंने सबसे अनुमति ली और रूम में आ गया। रूम में आते ही बिस्तर में लेट गया और जल्द ही नींद की वादियों में खो गया। सुबह लगभग 9 बजे मुझे सरिता की कॉल आई और मैं नींद से बेदार हुआ। जल्दी जल्दी वॉशरूम गया और नहाने लगा। कपड़े बदले और महकी को नाश्ते का बोला। महकी मेरे लिए नाश्ता बनाने चली गई और मैंने सरिता को कॉल की। सरिता, कैसी हो अब? सरिता बोली, मैं ठीक हूँ आरोशक साहब, आप कैसे हैं? मैंने कहा, बहुत अच्छा। सरिता बोली, आरोशक साहब आप तैयार हैं? मैंने कहा, जी, बस नाश्ते का इंतजार कर रहा हूँ। सरिता बोली, आरोशक साहब, ये तो गलत बात है। मैंने आपके साथ नाश्ता करना था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बाबा, मैं नहीं करता। आप 10 से 15 मिनट में आ जाओ, फिर निकलते हैं। सरिता मुस्कुराती हुई बोली, जी जी आरोशक साहब। मैं आई। फिर कॉल बंद करते ही महकी मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गई। मैंने चाय के साथ आधा पराठा लिया और बोला, महकी पत्नी जी, मेरा तो नाश्ता हो गया, अब मैं निकलता हूँ। महकी बोली, आरोशक जी खैर तो है, आपने नाश्ता अच्छे से नहीं किया? मैं बोला, नहीं नहीं, अच्छे से किया और अब मुझे काम के लिए निकलना है। मैंने महकी को अलविदा कहा और घर से बाहर आ गया। फिर सड़क पर खड़ा हुआ कि 2 मिनट बाद सरिता आ गई और हम निकल पड़े। दोस्तों, आज सरिता भी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसने सफेद और काले रंग के कपड़े पहने थे और एक परी की तरह हसीन लग रही थी। सरिता बोली, आरोशक साहब खैर तो है, आप बात ही नहीं कर रहे? मैं बोला, सरिता ऐसा कुछ नहीं। सरिता बोली, कुछ तो है आरोशक साहब, बताइए ना प्लीज प्लीज। मैंने कहा, हाँ आप आज बहुत प्यारी लग रही हो और कोई बात नहीं। मेरी बात सुनते ही वह खिलखिलाकर मुस्कुरा दी और कहा, अच्छा तो आरोशक साहब, आपको आज पता चला है कि मैं प्यारी हूं? मैंने कहा, सरिता ऐसी कोई बात नहीं, प्यारी तो आप हमेशा से ही हो। फिर सरिता ने कार को एक खूबसूरत होटल के सामने रोका और हम नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद हम फैक्ट्री के लिए निकल गए। फैक्ट्री में पहुंचते ही मैंने GM राजेश्वर अहमद को बुलाया और दूसरे ऑर्डर का ऑडिट करने का कहा और फिर ऑर्डर को जांचने लगा। लगभग 500 टुकड़ों की जांच की, जिनमें से 40 टुकड़े अस्वीकृत थे। मैंने GM राजेश्वर अहमद को गुस्से में कहा, आपके क्वालिटी मैनेजर अमित गुप्ता को मेरे ऑफिस में साथ लेकर आओ। और मैं खुद गुस्से से लाल पीला होते हुए ऑफिस में आ गया। सरिता, जो मुझे बड़े गौर से देख रही थी, जल्दी जल्दी मेरे लिए पानी लेकर आई। पानी पीने के बाद मैंने सरिता को बोला, अपने बॉस दीपक साहब को कॉल करो, मुझे उनसे बात करनी है। सरिता ने दीपक साहब को कॉल मिलाई और कहा, बॉस, आरोशक साहब आपसे बात करना चाहते हैं। दीपक बोला, जी आरोशक साहब, हुक्म करें। मैं बोला, दीपक, आपके लोग क्या कर रहे हैं? उनमें कोई इंसानी बात है? आपका दूसरा ऑर्डर भी मेरी तरफ से अस्वीकृत है। अब फौरन फैक्ट्री आ जाइए, मुझे आपसे और आपके स्टाफ से मीटिंग करनी है। दीपक बोला, मैं आ रहा हूँ आरोशक, मेरा इंतजार करें, मैं जल्दी से जल्दी आपके पास आ रहा हूँ। भविष्य की चिंता और आशा की किरण। कॉल बंद होते ही मैंने मोबाइल सरिता को दिया, खुद कुर्सी पर बैठ गया और सरिता को कहा, 1 गिलास पानी पी लो, तुम बहुत परेशान लग रही हो। सरिता ने पानी पिया। वह बहुत ज्यादा परेशान थी और मुझसे डर भी रही थी। सहमी सहमी बोली, आरोशक साहब प्लीज गुस्सा न हो, GM राजेश्वर अहमद और क्वालिटी मैनेजर अमित गुप्ता की ही गलतियां हैं। मैंने कहा, सरिता, बात ये नहीं गलतियां जिसकी भी हों, परेशानी मेरे बॉस और आपके बॉस को होनी है। ये लोग अपने काम की रकम वसूल करते हैं लेकिन अपना काम अच्छे से नहीं करते। हम बातें कर रहे थे और दीपक साहब भी आ गए। हम मीटिंग रूम में चले गए। पूरी मैनेजमेंट टीम मौजूद थी। मैंने दीपक साहब से अनुमति ली
और पूरी मैनेजमेंट को संबोधित करना शुरू कर दिया। आपको कोई एहसास भी है? आपकी कंपनी का अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। हमारी वफादारियों का ये सबूत है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी कंपनी का काम अच्छे से करें और कंपनी को एक प्रगतिशील संस्था की तरह ज्यादा से ज्यादा कामयाब बनाएं। आपके मालिक ने आप पर पूरा भरोसा करते हुए अरबों रुपए का निवेश किया है। क्या आप लोग अपनी कंपनी को तबाह करना चाहते हैं? वह कंपनी जिससे आपकी परिवारें अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। देखिए, मुझे एहसास है कि आपके मालिक ने अरबों रुपए की लागत से यह काम शुरू किया है। मैं आपकी कंपनी को बर्बाद होते नहीं देख सकता। प्लीज, मेरी आपसे अपील है कि अपने काम को ठीक करें। मैंने आपके 2 ऑर्डर जांचे और दोनों ही ऑर्डर अस्वीकृत हुए। मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब से मुझे उम्मीद है कि आप अपने काम को बहुत अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। अब आप सभी जा सकते हैं। क्वालिटी मैनेजर अमित गुप्ता और जीएम राजेश्वर अहमद, आप अभी बैठे रहें। बाकी सब मैनेजमेंट चली गई तो मैंने क्वालिटी मैनेजर अमित गुप्ता से पूछा कि अमित साहब, आप क्या कर रहे हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आपके सभी ऑर्डर्स को अस्वीकृत कर दूंगा, जिससे शायद आपका व्यक्तिगत रूप से कुछ नुकसान न हो, पर आपकी कंपनी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। मेहरबानी करके अपने काम की तरफ ध्यान दें। धन्यवाद। ये कहते ही मैं मीटिंग रूम से बाहर आ गया। मैं सरिता के ऑफिस में आ गया। कुछ देर बाद सरिता भी आ गई और कहने लगी, आरोशक साहब, आज दीपक साहब ने आपको अपने घर रात के भोजन पर बुलाया है। मैंने कहा, सरिता, पहले होटल में चलते हैं, मैं फ्रेश हो जाऊंगा। फिर हम होटल की तरफ निकल पड़े। होटल पहुंचते ही मैंने सरिता से बोला, सरिता, अब तुम टीवी देखो, मैं फ्रेश होकर आता हूं। मैं वॉशरूम में चला गया और फ्रेश होकर आ गया। सरिता बड़े गौर से मुझे देख रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रही थी। खैर, मैंने सरिता से बातें करना शुरू किया। सरिता, और सुनाओ, कैसी है जिंदगी? वह बोली, आरोशक साहब, आप बहुत अच्छे स्वभाव और मानसिक रूप से लोगों को समझने वाले इंसान हो। वह बड़े प्यार भरी नजरों से देखते हुए मेरे साथ बात कर रही थी। अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद मैं दीपक साहब की कंपनी में नौकरी कर रही हूँ। लगभग 17 महीने होने को हैं, लेकिन आपसे मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि यह मेरा भाग्य है। मैंने कहा, सरिता, आप बहुत अच्छी हैं, इसलिए आपको मैं अच्छा लग रहा हूँ। बाकी इंसान तो सब एक ही जैसे होते हैं। वह जल्दी जल्दी बोली, नहीं आरोशक साहब, कोई आपकी तरह का नहीं हो सकता। आप एक अद्वितीय व्यक्तित्व के स्वामी हैं। फिर सरिता ने कहा, अब आप आराम करें, मैं घर से कपड़े बदल कर आती हूँ। रात को बॉस के घर दावत पर भी तो जाना है। मैंने कहा, ठीक है, आप जाओ। फिर सरिता चली गई। मैंने रूम को ताला लगाया और आराम करने लगा। सुबह लगभग 8 बजे सरिता ने रूम के दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरी आंख खुली। मैंने रूम का दरवाजा खोला और सरिता को अंदर आने को कहा। वह आज एक परी की तरह हसीन लग रही थी। मैंने सरिता की तारीफ करना शुरू कर दिया। सरिता, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरा दिल कर रहा है आपको देखता ही रहूं। हम बातें कर रहे थे कि दीपक साहब की सरिता को कॉल आ गई। फिर सरिता ने बताया कि हमें 9:30 पर बॉस के घर पहुंचना है। फिर हम दीपक साहब के घर दावत पर चले गए। होटल से निकले। लगभग 9:45 पर दीपक साहब के आलीशान घर में दाखिल हुए। आगे से दीपक ने गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया और अंदर ले गए। वह मेरा अपनी परिवार से परिचय करवाने लगे। दीपक साहब के पिता, जो एक वरिष्ठ न्यायाधीश थे, और उनकी माता भी एक प्रसिद्ध सरकारी विश्वविद्यालय की प्रोफेसर थीं। उनकी एक बड़ी बहन जो पेशे से डॉक्टर थी। मुझे देखते हुए वह दीपक साहब की माता बोली, बेटा आरोशक, आपकी दीपक से बहुत तारीफ सुनी थी कि आप अपने काम के मास्टर हो। मैं बोला, नहीं माँ जी, ऐसा तो कुछ नहीं। ये सब तो मेरे दिवंगत गुरु पंडित हरिदास जी ने मुझे सिद्धांतों पर आधारित काम करने और छोटी सी उम्र में अपने वे अनुभव जो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में प्राप्त किए थे की बदौलत है। दीपक साहब के पिता बोले, मैं भी सोचूं कि उम्र के लिहाज से तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन आरोशक बेटा, ये जो तुम अपने गुरु का इतना आदर करते हो, इसी का फल खा रहे हो। यही सच्ची गुरु भक्ति है। फिर भोजन परोसने के बाद सेविका ने कहा, सर, खाना तैयार है। दीपक साहब की माता ने बोली, बेटा चलिए भोजन करते हैं। हम सब भोजन की तरफ बढ़े और साथ में दिलचस्प बातें भी करते रहे।